नमस्कार। गैस टेस्टिंग वीडियो लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश उपाध्याय है। मैं सीसीएल में माइनिंग इंजीनियर हूं और साथ ही साथ सीसीएल के लाल लाडली योजना में आईआईटी मैथमेटिक्स का फैकल्टी भी हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है ये 2 फैकल्टी कवर करेंगे। पार्ट वाइज हम लोग एक एक लेक्चर कवर करेंगे। ये टोटल आपका सिलेबस 8 लेक्चर में बांटा गया था, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लेक्चर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा कि लेक्चर 2 में आपको बताया गया था कि टोटल 9 तरीके के माइन गैसेज होते हैं, जिसमें फायर डैम के बारे में कवर किया गया था। अब ये जो 9 माइन गैसेज हैं, इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बोला जाए तो वो फायर डैम है। फायर डैम के बारे में आपको हर कुछ बहुत डिटेल में जानना है। आपके गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन में फायर डैम से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए पिछले लेक्चर में, लेक्चर 2 में जो फायर डैम कवर हुआ था, उसको थोड़ा और डिटेल में इस बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फायर डैम के बारे में 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं। पहला क्या पॉइंट है कि फायर डैम नॉन पॉइजनस होता है। फायर डैम जहरीला नहीं होता है, लेकिन फिर भी इंसान फायर डैम के एक्सेस होने पे इंसान की डेथ हो सकती है। कैसे? अगर फायर डैम बहुत अधिक है तो रिलेटिवली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर में ओवरऑल 19% चाहिए, लेकिन फायर डैम्प अगर बहुत अधिक हो गया, मान लीजिए कि फायर डैम्प आपका 30% हो गया, तो बाकी 70% एयर है और 70% नॉर्मल एयर का 1/5 पार्ट आपका ऑक्सीजन होगा, जो 19% से कम हो जाएगा, तो आपका दम घुटने लगेगा, डेथ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फायर डैम खुद में जहरीला नहीं है, लेकिन उसके एक्सेस होने पे ऑक्सीजन की कमी के चलते इंसान की मृत्यु हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कितना फायर डैम्प होने पे इंसान सरवाइव कर सकता है। माइन ईयर में कितना % फायर डैम्प होगा कि वहां तक इंसान जिंदा रह सकता है। तो 25% फायर डैम्प कंसंट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि जब 25% फायर डैम्प कंसंट्रेशन होगा तो बाकी 75%, 75% आपका एयर होगा, और 75% एयर का 1/5 पार्ट मतलब 15% ऑक्सीजन होगा, जो मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है आपको जिंदा रहने के लिए। ये लेक्चर 2 में ऑलरेडी कवर किया गया था कि ऑक्सीजन का कितना % चाहिए। तीसरा क्या है, देखिए हम लोगों ने एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट पढ़ा था, कवर डायग्राम पढ़ा था लेक्चर 2 में कि फायर डैम का एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट क्या है, 5.4 से 14.8%। लेकिन फायर डैम अगर 14.8% से अधिक हो तब भी बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए, क्योंकि मान लीजिए कि 14.8% से अधिक है फायर डैम, लेकिन आपके माइन का वेंटिलेशन इंप्रूव हुआ, तो वेंटिलेशन इंप्रूव होने से फायर डैम वापस उस एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज में आ जाएगा। 20% फायर डैम था, मान लीजिए वेंटिलेशन आपने इंप्रूव किया तो फायर डैम घटते घटते 14.8 से कम हो गया, एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज में आ गया, तो फिर आपके एक्सप्लोजन का खतरा है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि जो कवर डायग्राम में हमने पढ़ा था कि फायर डैम का एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज 5.4 से 14.8% होता है। क्या ये एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज चेंज भी होता है क्या किसी दूसरे फैक्टर पे? क्या ऐसा है कि फायर डैम 5.4 से अधिक और 14.8 से कम होगा तभी एक्सप्लोजन होगा और किसी केस में नहीं होगा? तो नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज डिपेंड करता है। आइए कुछ फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्या है कि फायर डैम कंबस्टिबल है, एक्सप्लोजन करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट ऑफ कंबशन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर एटमॉस्फेयर में आपका फायर डैम 5.4 से 14.8% हो, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना %, 12.1% से कम हो, तो आपका एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट ऑफ कंबशन ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना आपको नहीं मिला। दूसरा क्या है, प्रेशर ऑफ एयर। देखिए हम लोगों ने जो एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज पढ़ा वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था। अगर किसी कारण से एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज होता है, खासकर वहां जहां फायर डैम कंसंट्रेशन है, खासकर ब्लास्टिंग होल के केस में, आप होल ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहां प्रेशर हाई है और मान लीजिए उसके पीछे फायर डैम बेड है, गैस वहां है, ट्रैप्ड है,
तो प्रेशर हाई होने पे आपके इस जो एक्सप्लोजिविटी रेंज है उससे कम होने पे भी आपका एक्सप्लोजन हो सकता है। 2% फायर डैम्प कंसेंट्रेशन हो फिर भी एक्सप्लोजन हो जाएगा अगर प्रेशर आपने बहुत हाई कर दिया तो। तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ अदर एक्सप्लोसिव गैसेस। आपने फायर डैम्प कंसेंट्रेशन में मेनली हम मीथेन का चर्चा करते हैं। हम लोगों ने जो कवर डायग्राम पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, मीथेन का परसेंटेज और ऑक्सीजन के परसेंटेज को रिलेट करके किया था। मान लीजिए कि आपका मीथेन का परसेंटेज 14.8 से मान लीजिए 5.4 से कम है मीथेन का परसेंटेज, लेकिन अदर कंबस्टिबल गैसेज अगर आपके यहाँ है, अदर एक्सप्लोजिव गैसेज है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इथाइलिन हो गया, अगर इन सभी का प्रेजेंस है और कार्बन अगर मीथेन मान लीजिए 5.4% से कम है लेकिन ये अदर गैसेज हैं, तो ओवरऑल फिर भी वो एक्सप्लोजन का चांस हो जाएगा, क्योंकि ये सब भी एक्सप्लोजिव गैसेज हैं। ये फायर डैम्प के साथ मिलके एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर तैयार कर देंगे। अगला क्या है, प्रेजेंस ऑफ फाइन कोल डस्ट इन माइन एयर। ये कोल माइन का सबसे बड़ा कंसर्न है, इसको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 का क्या है कि अगर आपके कोल माइन में कोल डस्ट है और कोल डस्ट होने पे आपका फायर डैम्प का कंसेंट्रेशन 5.4% से कम रहे तब भी एक्सप्लोजन हो सकता है। एक स्टडी के हिसाब से अगर आपका कोल डस्ट 10 ग्राम पर मीटर क्यूब माइन एयर में प्रेजेंट है तो अगर आपका फायर डैम्प 2% भी है तब भी एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये कोल डस्ट बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। अगला क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन। देखिए फायर डैम्प के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 2 में पढ़ा था कि हमें सोर्स ऑफ इग्निशन चाहिए और क्या चाहिए, कुछ टाइम तक वो जलते रहे, जिसको लैग ऑफ इग्निशन कहे थे। तो सोर्स ऑफ इग्निशन जो है उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आपका फायर डैम्प कंसंट्रेशन हो सकता है 5.4% से कम हो, एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट के अंदर आप नहीं हो, लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ इग्निशन का टेम्परेचर बहुत अधिक है, 2000 डिग्री सेल्सियस है, तो चांसेस है कि फिर भी एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये फायर डैम्प के बारे में लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में यहां तक सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आप नोट करके याद करें। देखिए अंडरग्राउंड कोल माइन में एक बहुत बड़ा कंसर्न है गैस लेयरिंग का, और जब गैस लेयरिंग की हम लोग बात करते हैं तो मेनली मीथेन गैस की बात है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि फायर डैम्प जो होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर से कम होता है, 1 से कम होता है। तो ये क्या होता है, हवा से हल्का होता है। तो हवा से हल्का होता है तो कहां मिलेगा, ये माइन वर्किंग में कहां मिलेगा, रूफ की तरफ। रूफ के पास पूरा ये फायर डैम्प गैस इकट्ठा हो जाएगा और एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गैस लेयरिंग। अब देख रहे हैं कि ये माइन वर्किंग है और ऊपर रूफ के पास हमारा मीथेन गैस का एक लेयर इकट्ठा हो गया है। तो ये होता है गैस लेयरिंग। गैस लेयरिंग क्यों होता है आपको मैंने बता दिया, क्योंकि फायर डैम्प का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होता है, मतलब ये हवा से हल्का होता है तो रूफ की तरफ जाके इकट्ठा हो जाएगा। आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि जो गैस लेयरिंग होता है इसको कैसे हटाएंगे, कैसे गैस लेयरिंग को हम लोग रिमूव करेंगे। तो ये अगले स्लाइड में है, ध्यान से देखिए। देखिए हम क्या करते हैं कि जहां हमको पता है कि गैस लेयरिंग, गैस का फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे एक्यूमुलेशन हुआ है गैस का। अगर रूफ के पास गैस का एक्यूमुलेशन है तो हम लोग इस फॉर्मेट में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 कर्टेल हम लोग उसके सामने रख देते हैं। कर्टेल की हाइट कितनी होती है, लगभग 1 फुट हाइट होती है पहले कर्टेल की, दूसरा थोड़ा उससे अधिक हाइट का और तीसरा थोड़ा उससे अधिक हाइट का। और एक तरफ से हम लोग फ्रेश एयर वेंटिलेशन करके फ्रेश एयर को इन करते हैं। तो कर्टेल का हाइट अधिक होते जा रहा है, तो पहले जितना एरिया में वेंटिलेशन हमारा प्रॉपर फ्रेश एयर गया, अब उसको पैसेज के लिए जगह हम कम बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे कर्टेल की हाइट बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि इस फ्रेश एयर की वेलोसिटी आगे बढ़ते बढ़ते और तेज होने लगेगी। आप जगह कम करेंगे तो हवा और तेज होने लगेगा, और तेज होने के साथ साथ ये पूरे गैस को अपने साथ लेके और अपना निकल जाएगा आगे। तो ये तरीका है हमारा, हम कर्टेल लगाते हैं, कर्टेल को इंक्रीजिंग हाइट के ऑर्डर में लगाते हैं ताकि जब हवा आगे बढ़े तो हवा के पैसेज के लिए रास्ता कम होते जाए, जगह कम होते जाए। जैसे जगह कम होगा तो वेलोसिटी हवा की बढ़ेगी, वो तेजी से आपके इस गैस को लेकर रिटर्न एयर से निकल जाएगा।
तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका गैस लेयरिंग का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ब्लैक डैम्प, ठंडी गैस इसको कहते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, फायर डैम्प पढ़ा। अब हम लोग दूसरा आ रहे हैं ब्लैक डैम्प पे। टोटल 9 माइन गैसेस थे जो शुरू की स्लाइड में दिखाया गया। तो अब ब्लैक डैम्प के बारे में देखते हैं। भाई ब्लैक डैम्प क्या होता है? तो ब्लैक डैम्प मेनली होता है, ध्यान से सुनिएगा, एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस कितना एक्सेस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को नहीं, नॉर्मल नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मान लीजिए 78% है, उससे अधिक कितना नाइट्रोजन है। एक्सेस नाइट्रोजन परसेंटेज वाइज अगर मान लीजिए कि आपके पास एक गैस सैंपल है जिसमें नाइट्रोजन 90% है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। तो आपके पास एक्स्ट्रा नाइट्रोजन कितना है? 12%। तो ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्लस एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उस समय अवेलेबल है वो, ये दोनों मिलके, दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं फायर क्या, ब्लैक डैम्प कंसंट्रेशन। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, एक्सेस नाइट्रोजन परसेंटेज वाइज अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, दोनों को जोड़ के जो सम आया उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक डैम्प। ब्लैक डैम्प ठंडी गैस नाम क्यों पड़ा है इसका? ब्लैक डैम्प नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये आग को बुझा देता है। आग को बुझाने के चलते वहां अंधेरा हो जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक डैम्प है। ठंडी गैस नाम क्यों पड़ा है? ठंडी गैस नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि ये ना ही जलता है और ना ही जलने में सहायक करता है। तो ये गर्मी नहीं करता, ये आग बुझा देता है, तो इसलिए इसको ठंडी गैस नाम दिया है। इसको हम लोग माइन में चोक डैम्प के नाम से भी जानते हैं और स्टीथ के नाम से भी जानते हैं। इसका आइए कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस। हमने पढ़ा था नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर में, हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस रहने से स्लाइटली एसिडिक नेचर है, स्लाइटली आपको खट्टा लगेगा। और क्या है, नॉन पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अधिक होने से इंसान की डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब ये अधिक होगा तो रिलेटिवली ऑक्सीजन का परसेंटेज एयर में कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन अगर 15% से कम हुआ तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो जहरीला नहीं है, लेकिन इंसान के जान लेने के लिए काफी है, इसके चलते ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हैवियर देन एयर है। हैवियर देन मतलब हवा से भारी। कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.5 है। कहाँ मिलेगा माइन में? मेनली रूफ की तरफ मिलेगा? नहीं, कहाँ मिलेगा? नीचे, फ्लोर की तरफ मिलेगा। हवा से भारी है, नीचे की तरफ एक्यूमुलेट होगा। और क्या है? और है कि नाइदर कंबस्टिबल नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ना ही ये जलता है और ना ही जलने में सहायता करता है, और ये हवा में आसानी से मिक्स भी नहीं होता है, क्योंकि हवा से भारी है तो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। अगला क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है? आखिर माइन में ब्लैक डैम्प बनता कैसे है? तो देखिए, ब्लैक डैम्प कोई नया गैस तो नहीं है। ये क्या है, हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जितना नाइट्रोजन होता है उससे एक्सेस नाइट्रोजन हो जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उस समय है, इसी को हम लोग ब्लैक डैम्प कहते हैं। तो माइन में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें बहुत सारे एक्टिविटीज में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, और बहुत सारे एक्टिविटीज में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो जब ऑक्सीजन कंज्यूम होता है तो पहले 100% एयर में 20% ऑक्सीजन था, 20% ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन आपने कम कर दिया तो रिलेटिवली नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाएगा परसेंटेज वाइज। मान लीजिए कि आपके एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है। अब 20% ऑक्सीजन पूरा खत्म हो गया तो नाइट्रोजन अब कितना रहेगा? अब नाइट्रोजन को हम कहेंगे कि 100% नाइट्रोजन है। तो एक्सेस नाइट्रोजन कितना मिला? 20%। तो क्या होता है कि माइन में बहुत सारी एक्टिविटीज के चलते ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाती है, जिसके चलते रिलेटिवली नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ते जाती है। और रिलेटिवली नाइट्रोजन का परसेंटेज जो बढ़ता है, मान लीजिए पहले 78% था, अब हो गया वो 85%। तो एक्सेस नाइट्रोजन हमें मिला, कितना मिला? 7%। और प्लस माइन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज में कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में 0.303% था, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते वो भी 2-3% हो जाएगा, 10% हो जाएगा।
तो ये जो रिलेटिवली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तमाम माइन एक्टिविटीज के चलते जहां ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, इसके चलते ओवरऑल हमारा ब्लैक डैम का फॉर्मेशन हो जाता है माइन में। हम लोग देख लेते हैं कि माइन एयर में फायर डैम्प अधिक होने पे ह्यूमन हेल्थ पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है, और ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर पूछा जाएगा। तो नीचे हमने उसका चार्ट बना दिया है, ध्यान से देखिए। अगर फायर डैम ब्लैक डैम का कंसेंट्रेशन माइन एयर में 25% है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अगर माइन एयर में ब्लैक डैम 25% है तो आप बताइए ऑक्सीजन कितना होगा। तो उसके कैलकुलेशन को भी समझाने के लिए मैंने चार्ट में ही एक बना दिया है। देखिए, अगर 25% ब्लैक डैम है तो नॉर्मल एयर कितना होगा, 75%। और नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, एयर का 1/5 पार्ट, मतलब 20% उसका ऑक्सीजन होता है लगभग। तो अगर ब्लैक डैम हमारे माइन एयर में 25% होगा तो 75% नॉर्मल एयर होगा और उसका 1/5 मतलब 15% ऑक्सीजन होगा, ये ध्यान रखना है। खैर, अगर हमारे माइन एयर में ब्लैक डैम 25% है तो इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव होगा, तो आपका ब्रीदिंग रेट डबल हो जाएगा, आपका सांस लेने का रफ्तार दोगुना हो जाएगा। अगर ब्लैक डैम बढ़ते बढ़ते माइन एयर में 40% हो गया, 40% हो गया, तो क्या होगा, तो 40% होने पे डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग होगा, अनेबल टू थिंक मतलब बहुत तेज और गहरा सांस होने लगेगा, सांस लेने की रफ्तार हो जाएगी और आपका सोचने का क्षमता नष्ट होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। अगर ब्लैक डैम का कंसेंट्रेशन माइन एयर में बढ़ते बढ़ते 50% हो गया तो क्या होगा, तो 50% होने पे गैस्पिंग होगा, हेडेक होगा, अनइजीनेस होगा, मतलब दम घुटने लगेगा आपका, आपको सर दर्द होने लगेगा, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, काम करने की अनिच्छा होने लगेगी। अगर ब्लैक डैम का कंसेंट्रेशन और बढ़ते बढ़ते 60% हो गया तब क्या होगा, तब फेंटिंग एंड मे बी डेथ। तब क्या होगा कि आप बेहोश हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका डेथ भी हो जाए। क्यों डेथ होगा, एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा एटमॉस्फेयर में घट जाएगा। जब 60% ब्लैक डैम्प हो जाएगा एटमॉस्फेयर में तो फ्रेश एयर कितना होगा, 40%, और उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, 8%। तो कुछ ही समय में आपका डेथ हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको नोट करके इसको याद करना है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग 2-3 क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ब्लैक डैम के रिगार्डिंग। पहला पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कितने % ब्लैक डैम होने पे फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाता है। देखिए, ब्लैक डैम अधिक होने से क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है कि रिलेटिवली ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। तो ब्लैक डैम जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा तो एक जगह जाके हमारा फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाएगा। तो कितने % ब्लैक डैम होने पे बुझेगा, तो लगभग 20% ब्लैक डैम होने पे, क्योंकि जब 20% ब्लैक डैम होगा तो हमारा उस समय ऑक्सीजन कितना होगा, 17%, और वहां फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाती है 17% में। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि कितना % कार्बन डाइऑक्साइड होने पे फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाएगी। तो कितना % कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हो तो 3% कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 3% होगा तो फ्लेम सेफ्टी लैंप आपकी वापस से बुझ जाएगी। दोनों क्वेश्चन को रिलेट करेंगे तो आपको परसेंटेज और समझ में आएगा कि जब फ्रेश एयर में 80% एयर में 17% ऑक्सीजन है, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। खैर, तीसरा और सबसे लॉजिकल सवाल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हम क्या स्टेप्स लेंगे माइन एयर से ब्लैक डैम्प को कम करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए, क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि बाय इंप्रूविंग वेंटिलेशन हम इंप्रूव करें, जहां ब्लैक डैम्प कंसेंट्रेशन हमको अधिक फील हो रहा है उस वर्किंग में हम वेंटिलेशन बढ़ा दें। दूसरा, यूजिंग सोप्ड लाइम, स्लैग लाइम विच रिमूव CO2। देखिए, जो स्लैग लाइम होता है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारा ब्लैक डैम में क्या होता है, ब्लैक डैम हमारा क्या चीज का कंसेंट्रेशन है, नाइट्रोजन एक्सेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ब्लैक डैम को कम करना है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दे तब भी ब्लैक डैम कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिमूव करने का तरीका लगाते हैं सोप्ड स्लैग लाइम का यूज करके। पानी में भीगा हुआ स्लैग लाइम हम लोग लेते हैं और उसमें वो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा क्या है, क्लोजिंग द माउथ ऑफ गोफ एरिया यूजिंग वैक्स वाल। क्या करते हैं हम लोग, गोफ एरिया के
गोफ एरिया को हम लोग क्लोज कर देते हैं, सील कर देते हैं। किस चीज से सील करते हैं? इसको वैक्स वॉल कहते हैं। वैक्स वॉल कुछ होता नहीं है, ये भींगा हुआ मिट्टी है और ईंट और पत्थर के टुकड़े का डिब्रिस है, और इस तरह की चीजों को मिला के हम एक वॉल टाइप का, एक दीवार टाइप का बना के उसको सील ऑफ कर देते हैं। तो इससे भी हमारा ब्लैक डैम क्या होता है, जो गोफ एरिया में अगर ब्लैक डैम फॉर्मेशन है वो हमारा माइन वर्किंग में नहीं आ पाता है। तो ये कुछ मेथड्स हो गए जिनसे हम लोग ब्लैक डैम के कंसेंट्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? फायर डैम हमने कंप्लीट पढ़ लिया, और उसके बाद ब्लैक डैम को भी बड़े अच्छे से देख लिया कि कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ मिलता है, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, इत्यादि चीजों को। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले माइन गैस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।